जय श्री राम बच्चों। आज मैं आपको वीडियो डाल रहा हूँ। वो वैसे तो क्लास 10 के 9वीं प्रश्नावली है, लेकिन ये जो प्रश्नावली है इससे संबंधित क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादातर कंपटीशन में भी आते हैं, जैसे BSTC हुआ, वो सब में। ये प्रश्नावली का नाम है ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी, ये प्रश्नावली का नाम है, ऊंचाई और दूरी। अब इससे संबंधित प्रश्न होंगे बेटा। अब वैसे कंपटीशन में एक तो ऊंचाई और दूरी वाली प्रश्नावली होती है और एक होता है चाल, समय और दूरी। इन तीनों से रिलेटेड प्रश्न भी आते हैं, तो आपको एक दिन ये टॉपिक भी समझाऊंगा, चाल, समय और दूरी। आज मैं आपको ऊंचाई और दूरी वाली प्रश्नावली है वो समझा रहा हूँ। इससे संबंधित क्या प्रश्न पूछे जाते हैं कंपटीशनों में या बोर्ड एग्जामों में, BSTC हुई या कोई भी पशु परिचर हुआ, RDC हुआ, इसमें जहाँ भी मैथ के सवाल आते हैं उसमें से तो इसमें एक तो महत्वपूर्ण जो दो कोण होते हैं वो याद रखने होते हैं। पहला जो कोण होता है इसके अंदर वो होता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, ये क्या होता है बेटा? उन्नयन कोण, इसको याद रखना है। किसको कहते हैं उन्नयन कोण? जो फर्स्ट टॉपिक है इसका वो उन्नयन कोण है। उन्नयन कोण किसको कहते हैं बेटा? ये याद रखना है आपको। सीधा होता है, बिल्कुल सरल सी परिभाषा रहती है, दिमाग में फिट रखिए अपने में, कि जब नीचे खड़े होकर ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखते हैं, जब नीचे खड़े होकर ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखते हैं या किसी व्यक्ति को देखते हैं तो आँख की क्षितिज रेखा व दृष्टि रेखा के मध्य बना कोण क्या कहलाता है बेटा? उन्नयन कोण कहलाता है। उन्नयन कोण कहलाता है। उन्नयन कोण कहलाता है। कैसे? समझिए। जैसे कोई व्यक्ति, ये मीनार है या कोई बिल्डिंग है, कोई भवन है, इसकी यहाँ पर छत है और छत पर कोई वस्तु रखी हुई है यहाँ पर। अब कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा होकर के नीचे से यहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा होकर के इस वस्तु को देख रहा है इस तरह से। तो यहाँ से खड़ा होकर वस्तु को देख रहा है, तो ये तो गई उसकी दृष्टि रेखा। आँख की जो दृष्टि रेखा है वो वस्तु तक पहुँची, और यहाँ खड़ा है व्यक्ति, तो ये वो आँख के साथ, पैरों के साथ नहीं, आँख के साथ जो सीधी रेखा होती है उसको बोलते हैं क्षितिज रेखा। क्या बोलते हैं? क्षितिज रेखा। तो नीचे खड़ा होकर जब ऊपर की ओर देखता है तो आँख की क्षितिज रेखा व दृष्टि रेखा के मध्य जो कोण बनता है बेटा, ये कोण कहलाता है उन्नयन कोण। क्या कहलाता है? उन्नयन कोण कहलाता है। समझ में आया? जब कोई व्यक्ति नीचे खड़ा होकर के ऊपर की ओर देखता है किसी वस्तु को, तो ये तो हो जाती है उसके, यहाँ खड़ा होकर देख रहा है तो आँख की जो दृष्टि रेखा है, दृष्टि जा रही है उसके यहाँ पर, तो ये तो दृष्टि रेखा हो गई। और यहाँ खड़ा है व्यक्ति तो आँख सर में होती है, तो यहाँ से आँख की क्षितिज रेखा, बिल्कुल, तो क्षितिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का जो कोण होता है वो कहलाता है उन्नयन कोण। क्या कहलाता है बेटा? उन्नयन कोण कहलाता है वो। अब देखिए, ये तो उन्नयन कोण हो गया। इस तरह से चित्र के अनुसार याद रखना है। नीचे खड़े होकर ऊपर की ओर देखने पर आँख की दृष्टि रेखा और क्षितिज रेखा के मध्य बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। दूसरा जो टॉपिक है इसका बेटा महत्वपूर्ण है, जो कोण है, दो ही तरह के होते हैं इसमें, ऊंचाई और दूरी में। अवनमन कोण। अवनमन कोण, ये क्या होता है बेटा? अवनमन कोण बिल्कुल इसका जस्ट उल्टा होता है, विपरीत होता है। एक याद रहता है तो दूसरा अपने आप, एक कॉन्सेंट्रेट रखिए एक पर, कि जब नीचे खड़ा होकर ऊपर की ओर देखते हैं तब उन्नयन कोण बनता है। तो अवनमन अपने आप उल्टा हो जाता है। अवनमन क्या होता है? जब व्यक्ति ऊपर खड़ा
होकर या ऊंचाई पर खड़ा होकर, ऊपर या ऊंचाई पर खड़ा होकर नीचे नीचे की ओर देखता है। जब व्यक्ति ऊपर खड़ा होकर नीचे की ओर देखता है तो आँख की क्षितिज रेखा व दृष्टि रेखा के मध्य बना कोण क्या कहलाता है बेटा? अवनमन कोण कहलाता है। अवनमन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवनमन कोण कहलाता है। क्या समझाया मैंने आपको अवनमन कोण में? जब कोई व्यक्ति ऊपर खड़ा होकर नीचे की ओर देखता है तो आँख की क्षितिज रेखा व दृष्टि रेखा के मध्य बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। ये कैसे होता है बेटा? जो अभी आपको मैंने चित्र समझाया उसका जस्ट उल्टा होता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति, ये भवन है और कोई व्यक्ति भवन की छत पर खड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है छत पर, और छत पर खड़ा होकर इधर कोई भवन की तरफ गाड़ी आ रही है। मान लीजिए सड़क है, यहाँ पे कोई कार है या कोई भी वस्तु है, वो यहाँ खड़ा होकर ऊपर से इस वस्तु को नीचे की ओर देख रहा है। इस वस्तु को देख रहा है तो ये क्या होगी? उसकी आँख की दृष्टि रेखा। क्या होगी? दृष्टि रेखा। और आँख के साथ क्षितिज रेखा कहाँ बनेगी? अब यहाँ आँख है तो क्षितिज रेखा, सीधी रेखा इस तरह से बनेगी। तो यहाँ जो कोण बनेगा ये कहलाता है अवनमन कोण बेटा। क्या कहलाता है? अवनमन कोण कहलाता है। समझ गए? तो ये एकांतर होने की वजह से ये कोण यहाँ जितने डिग्री का कोण देगा उतने डिग्री का मान ये हो जाता है। जैसे थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा? थीटा। वो किस कारण से होता है? एकांतर होने की वजह से। क्योंकि ये जो आधार होता है हमारा और जो क्षितिज रेखा होती है वो क्या होती है? समांतर होती है। और समांतर रेखाओं पर ये तिर्यक रेखा बन जाएगी और इस तरह से ये एकांतर कोण बन जाते हैं। तो यहाँ पे अवनमन कोण बनता है जब ऊपर से नीचे की ओर देखता है कोई व्यक्ति। तो दृष्टि रेखा और क्षितिज रेखा दोनों के मध्य बना कोण क्या कहलाता है? अवनमन कोण कहलाता है बेटा। ये दो तो कोण है इससे संबंधित हैं। दूसरा और क्या पूछेगा इससे संबंधित प्रश्न? बहुत सीधे सरल प्रश्न पूछे जाते हैं इससे संबंधित, ज़्यादा कठिन, क्योंकि त्रिकोणमिति संबंधित प्रश्नावली है ये, तो इसमें ज़्यादा कठिन नहीं पूछा जाता है। जैसे आपको कह दे कोई व्यक्ति, जैसा कि मैंने पेपर बना रखा है उसमें भी एक प्रश्न सेट कर रखे हैं कई सारे, दिखा देता हूँ आपको। अभी बोर्ड एग्जाम हुई है 27 तारीख को, तो उसमें जो मेरे वीडियो हैं 10-11 उनमें से आप देखोगे तो काफ़ी सारे प्रश्न हैं जो एज इट इज उसके अंदर मिल गए हैं, या फिर केवल संख्या बदली है, प्रश्न ऐसे कैसे आ गए हैं उसमें। आप देखो तो जो मैंने सेट किए हैं प्रश्न उनमें आपको दिखा देता हूँ। पहला उन्नयन कोण था, मैंने आपको समझा दिया। उसके अलावा अनमन कोण था, वो भी आपको मैंने समझा दिया है। उसके बाद आ रहा है प्रश्न 1, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है इसमें। किसी मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई के बराबर है तो उन्नयन कोण का मान होगा। मीनार की ऊंचाई छाया की लंबाई के बराबर है, ऐसे कह रहा है। मीनार की ऊंचाई छाया की लंबाई के बराबर है तो उन्नयन कोण का मान कितना डिग्री होगा? देखो मैं समझाता हूँ। इधर आपसे क्या कह रहा है वो कह रहा है कि एक मीनार है। मीनार मीन्स खंबा, बिल्डिंग, भवन। ये है, देखिए भूमि पर लगी हुई है ये, ठीक है। ये भूमि हो गई हमारी, ये मीनार हो गई। और ये जो मीनार है इसकी छाया बन रही है आपकी। इधर मान लेते हैं सूर्य निकल रहा है, अगर इधर सूर्य निकल रहा है तो इसकी छाया इस साइड में बनेगी और ये इसकी छाया है। अब वो ऐसा कह रहा है कि ऐसी कंडीशन है सूर्य की कि उसकी जो मीनार की ऊंचाई है h, वो किसके बराबर है? इस छाया के बराबर है। ये और x दोनों क्या है? समान है। ऊंचाई बराबर छाया समान है। तो फिर पूछ रहा है उन्नयन कोण कितने डिग्री होगा। अब जैसे यहाँ से मीनार की छत से अगर हम इस बिंदु को देखें, छाया के आखिरी बिंदु को देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर बनेगा कौन सा कोण बेटा? उन्नयन कोण। कहाँ बनेगा? यहाँ पर। कोई व्यक्ति छाया के आखिरी सिरे पर खड़ा होकर के मीनार के शिखर को देख रहा है यहाँ पर, तो क्या बनता है? उन्नयन कोण। सूर्य यहाँ पर है तो सूर्य दिख रहा है ना उसको, जहाँ छाया के आखिरी सिरे पर खड़ा होगा तो उसको सूर्य यहाँ दिखाई देगा, इसकी सीध में इस तरह से सूर्य दिखाई देगा आपको।
तभी तो इसकी छाया यहाँ तक बनी हुई है। तो ऐसी कंडीशन में जब मीनार या स्तंभ या छड़ी कुछ भी हो, बिल्डिंग भवन, उसकी ऊंचाई छाया के बराबर हो, तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो कोण होता है वो कितने डिग्री होता है बेटा? उन्नयन कोण बनता है, वो हमेशा याद रखना है, 45 डिग्री बनता है। कितने डिग्री बनता है? 45 डिग्री बनता है। क्यों बनता है समझा देते हैं आपको। देखो इसके लिए आपको कुछ सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे एक सूत्र है tan थीटा बराबर होता है सम्मुख भुजा, जो पिछली प्रश्नावली में समझाया था मैंने, आठवीं प्रश्नावली का जो वीडियो डाल रखा है उसमें ये सूत्र लिखवा रखे हैं बेटा मैंने। सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा, ये tan थीटा के लिए होता है। संलग्न भुजा, tan थीटा बराबर सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा। से यहाँ कोण बन रहा है तो इस कोण के सामने वाली भुजा ये हो गई, तो ये तो सम्मुख हो गई, नाम दे देता हूँ मैं इसको ABC। तो थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी हो गई बेटा? AB। तो AB का मान, और संलग्न भुजा कौन सी हो गई? BC, क्योंकि थीटा को बनाने वाली भुजा संलग्न भुजा कहलाती है। पिछले वीडियो में समझाया मैंने आपको। ये तो सम्मुख हो गई, ये संलग्न हो गई। अब हमको इन दोनों में संबंध दे रखा है, कोण का मान पूछ रहा है, तो फिर इन दोनों के लिए सूत्र प्रयोग करना पड़ेगा। और सम्मुख बटा संलग्न किसका सूत्र होता है? या तो tan थीटा का या फिर cot थीटा का होता है। दोनों में से कोई सा प्रयोग कर सकते हैं हम। मैं tan थीटा का सूत्र प्रयोग कर रहा हूँ। tan थीटा की जगह थीटा ही रहेगा, क्योंकि कोण का मान पूछ रहा है हमसे। वो तो मैंने आपको बताया कि 45 डिग्री होता है, याद रखना है, लेकिन होता क्यों है वो समझा रहा हूँ आपको मैं। तो थीटा का मान दे नहीं रखा, कोण का मान, तो थीटा ही लिखा है मैंने, बराबर सम्मुख भुजा का नाम क्या लिखोगे? सम्मुख भुजा कौन सी है इसमें? AB। तो सम्मुख की जगह क्या लिखोगे? AB बटा संलग्न की जगह क्या लिखोगे? BC, क्योंकि संलग्न भुजा BC है, तो संलग्न की जगह लिख दिया मैंने BC। अब कह रहा है सवाल आपको कि ये दोनों बराबर है, AB बराबर है किसके? BC के। ऊंचाई छाया के बराबर है, तो दोनों बराबर हुई। अगर बराबर है तो दोनों कट जाएंगे। कितनी बार कटेंगे? एक बार कटेंगे दोनों। तो ये हो जाएगा बेटा tan थीटा बराबर 1, 1/1 मतलब 1 हो गया। अब tan कितने डिग्री का मान है? तो होता है ये, इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर tan इनवर्स 1, ऐसे लिखा जाता है। मतलब tan कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो बेटा tan 45 डिग्री का मान क्या होता है? हमेशा 1। ये सारणी भी मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाई है। आठवीं प्रश्नावली का जो वीडियो है जो डाल रखा है मैंने, उसमें आप देख सकते हो सारणी किस तरह से बनानी है, कितने डिग्री का मान कितना होता है, tan का, sin का, cos का, सब समझा रखा है मैंने आपको। तो थीटा tan 1 कितने डिग्री का मान होता है? कितने tan डिग्री का? थीटा डिग्री का मान। थीटा बराबर 45 डिग्री, 45 डिग्री का मान होता है। अतः आंसर कितना होगा? 45 डिग्री। तो आपको याद रखना है बस सिर्फ ये, क्योंकि कंपटीशन में इतना लंबा सोल्व करते हैं तो फिर वक्त काफ़ी लग जाता है उसके अंदर। तो ये तो एक सिंपल सा प्रश्न है कि जहाँ पे आपको ऊंचाई और छाया, चाहे इधर बने चाहे इधर बने, किधर भी बने, जहाँ पे छड़ की या भवन की या बिल्डिंग की या स्तंभ की या मीनार की ऊंचाई और छाया की लंबाई बराबर दे दे, तो कोण आंख बंद करके क्या लिख देना है? 45 डिग्री लिख देना है। कितना लिख देना है बेटा? 45 डिग्री लिख देना है। ये हो गया आपका आसान प्रश्न है एक। अभी आया भी था बोर्ड में ये, और मैंने समझाया भी था पिछले वीडियो में। मेरा जो पेपर बच्चों को दिया उसमें भी लिखा हुआ था ये प्रश्न। ऐसे कैसे आगे जो प्रश्न पढ़ते हैं बेटा, वो आगे क्या है देखो इसमें पेपर में देखते हैं। अगला जो चौथा प्रश्न दे रखा है इसमें, ये दे रखा है कि यदि एक छड़ की लंबाई 1 मीटर है, यहाँ पे देखो मान दे दिया, छड़ की लंबाई कितनी है? 1 मीटर, तथा उसकी छाया की लंबाई √3 मीटर है, √3 मीटर है, तो उन्नयन कोण का मान क्या होगा? यहाँ पे तो बराबर दे रखा था इस प्रश्न में, तो ऊंचाई और छाया की लंबाई क्या थी बेटा? बराबर थी इसमें। तो इसमें अलग अलग हो गई है, छड़ की ऊंचाई बोल दो या लंबाई बोल दो, वो तो कितनी है? 1 मीटर, और उसकी जो छाया बन रही है उसकी लंबाई कितनी है? √3 मीटर। और फिर पूछ रहा है कि कोण कितने डिग्री होगा बताइए। तो यहाँ पे देखो मैं इसका चित्र बना रहा हूँ। ये तो हो गई हमारी छड़, और ये हो गई इधर इसकी छाया। छड़ की ऊंचाई दे रखी है 1 मीटर, और छाया की लंबाई दे रखी है कितनी? √3 मीटर दे रखी है हमको प्रश्न में। ठीक है बेटा। अब देखो ये मैंने कर्ण बना दिया। समकोण त्रिभुज बनता है हमेशा, क्योंकि छड़, खंबा, बिल्डिंग, भवन, मीनार, ये सब क्या होते हैं? भूमि के साथ 90 डिग्री कोण बनाते हैं, तो समकोण त्रिभुज बनता है। सीधे ही खड़े रहते हैं भूमि पर हमेशा, तो ये 90 डिग्री कोण बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बन गया। अब यहाँ पे खड़ा होकर कोई व्यक्ति इसको देख रहा है, या ऐसा मान लीजिए, तो हमसे उन्नयन कोण पूछ रहा है, उन्नयन कोण कितने डिग्री होगा? उन्नयन कोण यही बनेगा, अवनमन कोण तो ऊपर बनता है। तो उन्नयन कोण का मान ज्ञात करना है, तो बेटा ये थीटा यहाँ पे रहेगा। थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी हो गई? ये जो 1 मीटर है, वो नाम दे देते हैं इसको ABC, ABC। तो थीटा की सम्मुख भुजा कौन सी हो गई? AB, और संलग्न भुजा कौन सी हो गई? BC। और ये कौन सी भुजा है? कर्ण। कर्ण के बारे में पूछा भी नहीं हमसे, कर्ण का मान दे भी नहीं रखा है, तो कर्ण वाला सूत्र प्रयोग में नहीं लेना है हमको। ऐसा सूत्र प्रयोग में लेना है जिसमें कौन सी भुजा आ रही हो? सम्मुख और संलग्न भुजा आ रही हो। तो अभी पिछले सवाल में भी लगाया था हमने, वो कौन सा सूत्र होता है बेटा? tan के लिए या cot के लिए होता है। tan थीटा बराबर होता है सम्मुख भुजा
बटा संलग्न भुजा, संलग्न भुजा। ठीक है बेटा, ये सूत्र प्रयोग करना है हमको। तो मान रख देते हैं इसमें। देखो सम्मुख भुजा कौन सी हुई बेटा, थीटा की सामने वाली भुजा ए बी, सामने वाली भुजा ए बी हो गई ना, तो सम्मुख भुजा की जगह तो क्या लिखेंगे ए बी, बटा संलग्न भुजा कौन सी होगी बेटा, संलग्न भुजा होगी बी सी। बी सी का मान कितना देखा, √3, तो अभी तो बी सी लिख देते हैं और ए बी का मान रख देते हैं यहाँ पर 1, क्योंकि ए बी का मान 1 दे रखा है और बी सी का मान कितना दे रखा है, √3। 1/√3 बन गया। अब आप देखिए tan कितने डिग्री का मान 1/√3 होता है बेटा, तो वो होता है सारणी। अगर आपको याद है बनाना आता है तो आप तुरंत लिख दोगे कि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, √30 डिग्री होता है। सारणी भी मैंने पिछले वीडियो में समझा रखी है पूरी 8वीं प्रश्नावली में किस तरह से बनानी होती है। थीटा का मान कितना आ गया बेटा, 30 डिग्री आंसर हो गया। तो इसमें देखो 30 डिग्री आंसर लिखा हुआ है प्रश्न के अंदर सीधा। ठीक है, और वही सूत्र प्रयोग किया गया, tan थीटा बराबर सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। सम्मुख भुजा का मान कितना है 1 और संलग्न भुजा का मान कितना है √3। 1/√3, 1/√3 tan कितने डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का मान होता है, इसलिए थीटा का मान कितना आ गया, 30 डिग्री। अगला प्रश्न देखिए, इसमें एक प्रश्न और दे रखा है कि 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया, कितने मीटर ऊंचे, 6 मीटर ऊंचे, पांचवा प्रश्न है। और 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया 2√3 मीटर है। कितनी है बेटा, 2√3 मीटर है छाया की लंबाई। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री का, बिल्कुल सेम यही प्रश्न है। देखिए यहाँ पे समझा रखा है मैंने, tan थीटा वाला सूत्र लगना है, क्योंकि सम्मुख भुजा संलग्न भुजा दे रखी है। चित्र बनाए इसका, जैसे ये खंबा हो गया, ये क्या हो गई, छाया हो गई, तो ये कर्ण हो गया इसका। खंबे की ऊंचाई दे रखी है 6 मीटर और जो छाया की लंबाई है वो दे रखी है 2√3 मीटर। ठीक है बेटा, ये दे रखा है प्रश्न में 2√3 मीटर हमको। तो सूत्र कौन सा लगना है इसमें भी, सम्मुख भुजा और संलग्न। ये उन्नयन कोण पूछ रहा है, उन्नयन कोण यहाँ बनेगा, तो ये तो सम्मुख भुजा हो गई, ये संलग्न भुजा हो गई। कर्ण ना पूछ रहा है ना दे रखा है, तो इसके बारे में सोचना ही नहीं है हमको। तो फिर सम्मुख और संलग्न कौन सूत्र में आता है, tan वाले सूत्र में आता है। तो इसमें भी आपको tan थीटा वाला सूत्र लगा रखा, देखो tan थीटा बराबर सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो सम्मुख भुजा का मान कितना है, 6 दे रखा है प्रश्न में हमको। सम्मुख भुजा का मान कितना है, 6 मीटर खंबे की ऊंचाई, और संलग्न भुजा कितनी है, 2√3 मीटर। तो यहाँ नीचे लिख दिया 2√3 मीटर। 2 से आपका 6 कट गया कितनी बार, 3 बार, तो आ गया कितना, 2 तिया 6, 3 बार कट गया ये। तो 3 तो ऊपर बचा, नीचे क्या बचा, √3, 3/√3। जब भी हर में अपरिमेय संख्या होती है तो उसका क्या किया जाता है, परिमेयकरण किया जाता है, क्योंकि 3/√3 किसी का भी मान नहीं है हमारी सारणी के अंदर, तो इसका परिमेयकरण किया गया है √3 से ऊपर और नीचे गुणा करके। तो √3 जब 3 से गुणा होगा तब तो क्या आएगा, 3√3। कितना आएगा, 3√3, क्योंकि यह अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, जो मैंने आपको पहले ही वीडियो में समझाया था परिमेय अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो ये दोनों गुणा नहीं होती है, परिमेय अपरिमेय संख्या कभी भी गुणा नहीं होती है, ना भाग लगता है इनमें, ना जुड़ती है ना घटती है। तो √3 से गुणा नहीं हो सकता, इसलिए 3√3 आ गए, और बटा में कितना बचा बेटा, √3 को √3 से गुणा किया, अपरिमेय को अपरिमेय से गुणा करेंगे गुणा हो जाएगी। तो √3 को √3 से गुणा किया, कितना आया, 3। ये 3 से 3 कट गया और बच गया क्या, √3। और √3 tan कितने डिग्री का मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है, क्योंकि यहाँ tan वाला सूत्र लगाया था ना हमने। तो tan वाली लाइन में देखना है सारणी के अंदर कितने डिग्री का मान, √3 होता है। थीटा बराबर 60 डिग्री का मान √3 होता है बेटा, ये आंसर है इसका। तो ये दोनों सेम प्रश्न है। एक ये लंबाई ऊंचाई, जिसमें लंबाई और छाया के भवन की ऊंचाई समान हो तो उसमें 45 डिग्री आंसर हो जाता है। तो ये प्रश्न है बेटा, उनको अच्छी तरह से याद करके रखना है। सूत्र आपको मैंने पहले समझा ही रखा है पिछले वीडियो में, तो उनको देखे गौर से। और कंपटीशन में जो बेटा प्रश्न आते हैं मैथ के, आसान प्रश्न आते हैं कंपटीशन में, ज़्यादा बड़े प्रश्न नहीं आते हैं, जिनमें साधारण मैथ आती है, तो वो 10वीं क्लास या 9th क्लास के उसमें से ही आती है। तो साधारण सारे वीडियो ही मैंने साधारण प्रश्न समझा रखे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं सारी वीडियो में ही। तो आप इन सब वीडियो को कंपटीशनों में देख सकते हो आप, क्योंकि जो गाइडों में छपा होता है, जो कोचिंगों में पढ़ाया जाता है, वो तो जो पेपर बनाने वाले होते हैं, पेपर सेटर होते हैं एग्ज़ाम के लिए, उनको अच्छी तरह पता होता है कि गाइडों में क्या छापा जा रहा है और कोचिंगों में क्या पढ़ाया जा रहा है। तो वो इतने मूर्ख नहीं है कि जो कोचिंगों में पढ़ाया जाए और जो गाइडों में छापा जाए उन्हीं को प्रश्न बना के दे दे आपको। हमेशा जो कंपटीशन में पेपर बनते हैं वो NCERT की जो किताबें होती हैं हमारी, जो स्कूलों में चलती है 6 से लेके 10 तक, अधिकतर कक्षा 6 से लेके 10 तक, तो उन्हीं में से प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे किसी भी सब्जेक्ट का ले लो आप, मैथ का लो, सामाजिक ज्ञान का लो, हिंदी का लो। तो ये 10th क्लास की मैथ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान से पढ़ना है इसको। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका 9वीं प्रश्नावली के जो प्रश्न थे सारे कंप्लीट हो गए। वीडियो को सब्सक्राइब करो बेटा, और
जिससे सब्सक्राइब करने से आपको जब भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा आपको, और तुरंत पता चल जाएगा आपको। और बार बार देखिए वीडियो को सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि आपको अच्छी नॉलेज हो सके। अब मैं अगला वीडियो आपको कल डालूंगा। जय श्री राम।